हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मेजर टारगेट पे। और ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप लोग 10वीं में हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग शुरू से देखिए और इसे बनाने का कोशिश करिए और देखिए कि आपका 30 में से कितना सही होता है। अगर आपका 30 में से 25 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और बिल्कुल आपको ऐसी तैयारी करते रहना। अगर आपका 20 से नीचे सही हो रहा है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एक एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे शुरू से आते जाएगा, आप लोग यहां पे सॉल्व करते जाइए। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में बिल्कुल एकदम ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि 30 में से कितना सही हुआ। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, रिप्लाई आपको देंगे। पहला नंबर यहां पे क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी जो प्रकाश तरंग है ये किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो जो प्रकाश तरंग है आपको याद रखना है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का ये क्या है, उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। और जो प्रकाश है ना, ये पूछता है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्रदीप का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, कार का हेडलाइट। हेडलाइट यानी आगे का जो लाइट होता है ना, उसे अग्रदीप बोला जाता है। तो किसी कार के अग्रदीप में यानी आगे का हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किसका किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्रों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्रों में, दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपको याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि दर्पण सूत्र है। अब यहां पे आपको बताना है भाई कि दर्पण सूत्र कौन सा है। तो दर्पण सूत्र बाबू इसमें से कौन सा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, दर्पण सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे पूछता है आपसे लेंस सूत्र भी, तो साथ में आपको लेंस सूत्र भी याद होना चाहिए। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। ये उल्टा देता है, ये होना चाहिए ऐसे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन ये उल्टा देता है तो आपको ये याद रखना है, ये लेंस सूत्र है और ये दर्पण सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होता है आपको याद रखना है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल यहां पे होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आप यहां पे देखिए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, यानी जो श्वेत प्रकाश होता है ना ये कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश बाबू कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो आपको याद रखना है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है ना वो भी श्वेत प्रकाश होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब यहां पे आपको बताना है वो कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है, जैसे देखिए समतल, जिसमें
इसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, इसमें जितना बड़ा चेहरा होता है ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल छोटा बनता है, इसमें बहुत ही छोटा बनता है, केवल इसमें छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण में होता है ना, इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें छोटा ज्यादा बनता है और जो बड़ा है ना वो कम बनता है, इसमें बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। तो एक एक वो दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो कौन सा है? अवतल। तो यहां पे पूछ रहा है बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो आपको याद रखना है अवतल में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। और यहीं पे आपसे ये भी पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो स्नेल का नियम होता है वो क्या होता है बाबू? साइन आई और बट्टा साइन आर होता है, इसे आपको याद रखना है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में अधिक होता है? अब आपको बताना है वो कौन सा रंग है जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब वो वायु में बहुत ज्यादा फैलता है ऊपर, ठीक है ना। तो किस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा है, कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलता है? तो आपको याद रखना है नीला रंग। जो नीला रंग है ना, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा फैलता है, इसीलिए हम लोग नीचे से देखते हैं ना ऊपर तो आकाश काला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो है या चंद्रमा से आप लोग आकाश देखिएगा ना तो वहां से काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है, इसीलिए काला दिखाई देता है। खतरे की निशानी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो खतरे का निशानी होता है उसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और लाल रंग का प्रयोग खतरे की निशानी में क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको याद रखना है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है और ये कुएं और धुएं में भी स्पष्ट दिखाई देता है, ये हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग हम लोग खतरे के निशानी के रूप में करते हैं। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो आपको याद रखना है 700 से ज्यादा होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो बैगनी का कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुडपाद किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना, अमीबा के स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा ना तो ये होता है अमीबा, ऐसे होते हैं और इसके ये कुडपाद होते हैं, आपको याद रखना। जो ये उठा उठा भाग होता है ना, ये उठा हुआ और ये उठा हुआ, यही इसका कुडपाद होता है। तो कुडपाद किस में पाया जाता है? सबसे पहले आप लोग याद रखिए अमीबा में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसी कुडपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है। और जो अमीबा है ना वो भोजन को सीधे अंतर ग्रहण करता है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा अमीबा भोजन का क्या करता है? तो सीधे अंतर ग्रहण करता है, इसे आपको याद रखना है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, जो रंध्र होते हैं ना वो कहां पे पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है पतियों के छिद्र, पतियों पर, ठीक है ना। पतियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ही रंध्र बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। और रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है, नहीं जो मानव मस्तिष्क है मानव का जो दिमाग है इसका औसतन भार कितना होता है, इसका वजन कितना होता है? तो 1.4 केजी यानी 1 किलो 400 ग्राम, इसे हम लोग 1 किलो यहाँ पे 1400 ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पुरुषों का जो दिमाग होता है लगभग ये इतना होता है 1.4 केजी या 1400 ग्राम। लेकिन महिलाओं में कितना दिमाग होता है? तो आपको याद रखना है 1350 ग्राम, ठीक है ना। तो महिलाओं में थोड़ा सा दिमाग जो होता है ना वो कम होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर में इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, जिसे हम लोग शुगर रोग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए मुगलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुगलन द्वारा प्रजनन 2 चीजों में होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। तो हाइड्रा और ईस्ट में मुगलन द्वारा प्रजनन होता है, बी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा। ईस्ट दिया है तो केवल हम लोग ईस्ट पे टिक करेंगे। जनन के कितने प्रकार होते हैं आपसे पूछा जा रहा है? तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है घेंघा पनपता है,
घेंगा को क्या बोला जाता है? गवाइटर रोग भी बोला जाता है। गवाइटर यानी जो घेंगा रोग होता है वो क्यों पनपता है? तो आपको याद रखना है वो पनपता है आयोडीन की कमी के कारण से। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, यानी जो आयोडीन होता है ना, उसका आयोडीन कहाँ पाया जाता है? नमक में हमारे रहता है आयोडीन। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ओजोन परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत जो है ना वो नष्ट हो रहा है। किस गैस के कारण से नष्ट हो रहा है आपको बताना। तो ओजोन परत किस गैस के कारण से नष्ट हो रहा है? तो सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? तो हमारे फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है, जेट इंजनों से निकलता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ओजोन परत किससे इसका ह्रास यानी किससे ये नष्ट हो रहा है? तो सीएफसी गैस के कारण से हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ देता है कि ओजोन जो है, आपको याद रखना है ओजोन का सूत्र कितना होता है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? O3 होता है। और जो ओजोन होता है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जस्ट वही है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो जो ओजोन होता है इसका जो सूत्र होता है O3 होता है, और इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसे आपको याद रखना है, 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? आपको याद रखना है ब्यूटेन है। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा गैस है बाबू? ब्यूटेन गैस है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो एलपीजी है ना ये गंधहीन गैस है, इसमें गंध नहीं होता है। और गंध के लिए इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? एथिल मार्केप्टोन मिलाते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? अब यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो इस 3 को धातु होता है, तीनों का नाम है आप लोग याद रखिए नकली। जो नकली धातु है ना इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। यानी Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, Li का मतलब लिथियम। तो देखिए यहाँ पे लिथियम और सोडियम दो को दे दिया है, तो लिथियम और सोडियम पे हम लोग टिक करेंगे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NaOH क्या है? अब आपको बताना है NaOH क्या है। तो यहाँ पे देखिए OH है, अम्ल जो है ना, अम्ल को जल में घोलिएगा तो H+ आयन देगा। क्षार को जब जल में घोलिएगा ना तो ये OH- देता है। और जिसके आखिर में OH रहेगा वो क्षार हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो इसके आखिर में यानी अंत में क्या है? OH है। तो जो क्षार होता है उसको जल में घोलिएगा तो OH- देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो आपको याद रखना है, यानी NaOH जो है ये क्या है बाबू? क्षार है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? OH है। और जिसके अंत में OH आएगा वो क्षार होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का पीएच परास कितने के बीच में काम करता है? तो जो मनुष्य का शरीर होता है इसका पीएच परास यानी पीएच कितने से कितने के बीच में होता है? तो आपको याद रखना है 7 से 7.8 के बीच में मनुष्य का पीएच होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन पूछता है कि पानी का पीएच मान कितना होता है? तो जो पानी होता है ना इसका पीएच मान 7 होता है। इसे आप लोग याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि रक्त जो होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन, उदासीन का मतलब ना वो अम्लीय लगे ना वो आपको क्षारीय लगे। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा। और जल कैसा होता है? ये उदासीन होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वाट होता है। इसे आपको याद रखना है। विद्युत शक्ति यहाँ सॉरी विद्युत विभव दिया है, विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? दोनों का वोल्ट होता है। ओम किसका होता है? तो ये प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम होता है। इसे आपको याद रखना है। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा, धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे आपको याद रखना है। जूल किसका होता है? तो ये आपको याद रखना है। ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, यानी वो कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है? तो आपको याद रखना है हीरा। जो हीरा है ना ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो हीरा होता है ये कार्बन का अपरूप होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है।
और हीरा जो होता है अधातु होता है और ये सबसे कठोर है। अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, कितने कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं? तो जो शुद्ध सोना होता है ना, इसे हम लोग 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। और शुद्ध सोना, ये भी क्वेश्चन आता है, शुद्ध सोना कैसा होता है? तो शुद्ध सोना मुलायम होता है। सोना को कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सोना को कठोर करने के लिए तांबा या चांदी मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है, आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण यानी गहना बनाने वाला जो सोना होता है कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है, आपको याद रखना है, 22 कैरेट का। 22 कैरेट सोना लेते हैं, 2 कैरेट इसमें तांबा या चांदी मिला देते हैं ताकि जो सोना हो वो कठोर हो जाए और उससे आभूषण बन सके। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। जल्दी से सभी बच्चे आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। ईमानदारी से आपको कमेंट करके लिख के बताना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आपका 30 में से कितना सही हुआ, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को आप लोग जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे कहीं भी, उनके पास ये शेयर करिए वीडियो। और अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।